हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में बात करने जा रहे हैं केंद्रीय बजट जो कि 2023-24 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया गया है। इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2023 को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 को पेश किया। बजट से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, भाग ए और भाग बी। भाग ए में हम लोग देखते हैं प्रति व्यक्ति आय करीब 9 साल में दुगना होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में काफी तेजी से बढ़ा है, जिससे कि विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों में सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 27 करोड़ तक पहुंच गई है। वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपए के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। 102 करोड़ लोगों को लक्षित करते हुए कोविड रोधी जो टीकाकरण है उसका आंकड़ा भी 220 करोड़ से पार किया है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज से जोड़ा गया है। पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नकद हस्तांतरण किया गया है। डीबीटी जो कि डायरेक्ट उनको ट्रांसफर हुआ है, तो नकद हस्तांतरण किया है। इस बार का जो बजट है, बजट 2023-24, उसमें 7 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको प्राथमिकता दी गई है और इन सारे सेक्टर्स को सप्तऋषि का नाम दिया गया है। सप्तऋषि में कौन कौन आते हैं? पहला हो गया समावेशी विकास, दूसरा अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा बुनियादी ढांचा और निवेश, चौथा हो गया निहित क्षमताओं का विस्तार, पांचवा हरित विकास, छठा युवा शक्ति, सातवां हो गया वित्तीय क्षेत्र। तीसरा का जो बजट 2023-24 है उसमें इन्हीं 7 प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है। आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम, इसका शुरुआत भी 2200 करोड़ रुपए के शुरुआती खर्च के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए तथा रोगमुक्त और गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से इसको किया जाएगा। वर्ष 2014 से स्थापित 157 जो चिकित्सा महाविद्यालय थे उनके स्थान पर अभी नए संस्थान 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। केंद्र अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापकों तथा सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। पीएम आवास योजना के परिव्यय 66% को और बढ़ाया गया है और 79,000 करोड़ रुपए भी किया गया है पीएम आवास योजना। नेक्स्ट है रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान दिया गया है, जो कि 2013-14 में उपलब्ध कराई गई राशि से 9 गुना अधिक है और ये अब तक का सर्वाधिक राशि के रूप में भी जाना जाता है। शहरी अवसंरचना विकास यूआईडीएफ की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से किया जाएगा। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, बड़े व्यवसाय तथा चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जो निकाय है डिजी लॉकर की स्थापना की जाएगी। डिजी लॉकर में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे आवश्यक दस्तावेज है जिसको कि ऑनलाइन शेयर किया जाएगा, साझा किया जाएगा और उसको सुरक्षित रखने में आसानी होगी। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स को स्थापित किए जाएंगे, जिनसे कि नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार संबंधी संभावनाओं को तलाशने में सहायता मिलेगी। चक्रीय अर्थव्यवस्था,
चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबर, ये आप ध्यान में रखिएगा, गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो गोवर्धन का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ये एक योजना चलाया जा रहा है जिसके तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% का कंप्रेस्ड बायोगैस अधिशेष भी लाया जाएगा। सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सूक्ष्म उर्वरक वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क को तैयार करते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र भी स्थापना किया जाएगा। तो जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर में लिखेंगे, जब ऐसे लिखेंगे या फिर उसके टॉपिक में कोई आंसर लिखेंगे, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप डाल सकते हैं। बजट के बहुत सारे प्रावधान को आप अपने जो ऐसे लिखेंगे बीपीएससी में, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि 4th वर्जन है, उसको अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरू किया जाएगा और इसमें उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी की जो नई तकनीक है उसको इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, स्किल डेवलप किया जाएगा, रोबोटिक्स, मैकोट्रॉनिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 4th वर्जन, इसको इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पर से आपको पूछ सकता है। इसमें मुख्य रूप से किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, किन चीज़ों को स्किल डेवलप किया जाएगा, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकोट्रॉनिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम। विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल्ड इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को स्थापित किए जाएंगे। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत किया गया है और ये 1 अप्रैल 2023 से कोप्स में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर क्रियान्वित होगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए का संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण संभव हो पाएगा। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में दाखिल विभिन्न फर्मों के केंद्रीकृत प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों की त्वरित कार्रवाई के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा जो थी पहले 15 लाख रुपए, उसको बढ़ाकर अभी 30 लाख रुपए हो जाएगी। लक्षित जो हमारा टारगेट राजकोषीय घाटा 2025-26 तक, इसको 4.5% से नीचे रहने का अनुमान लगाया गया। एक हमारा टारगेटेड फिस्कल डिफिसिट। युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में अग्रणी स्टार्टअप शुरू करने के लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी। भारत को श्री अन्न, इसको ध्यान में रखिएगा, भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा और जिससे ये संस्थान जो सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली, अनुसंधान तथा जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साझा कर सकेंगे। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपए तक इसको बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है पीएम मत्स्य संपदा योजना। पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना जो कि 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ शुरू किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा मछली पालकों, मछली विक्रेता, सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाए और इससे क्या है कि मूल्य श्रृंखला जो है उसमें सुधार लाया जाएगा और बाजार तक पहुंच इसको बढ़ाया जाएगा। कृषि के लिए डिजिटल जन अवसंरचना को एग्रीटेक उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जरूरी सहयोग जो है प्रदान करने और किसान केंद्रित समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको तैयार किया जाएगा। क्या? कृषि के लिए डिजिटल जन अवसंरचना। सरकार ने 2516 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों पीएससी कृषि ऋण सोसाइटियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य भी शुरू किया है। व्यापक केंद्रीकृत भंडारण क्षमता, यानी बात किया जा रहा है स्टोरेज कैपेसिटी, और डिसेंट्रलाइज मतलब हर एक छोटे छोटे क्षेत्र में भी वहां पर स्टोरेज मतलब क्षमता बनाया जाए, कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए,
ताकि वहां पर जो किसान है, जो आसपास के उत्पादक है, वो अपना अनाज को सुरक्षित भंडारण कर सके और जब सही समय आए, उचित समय आए, तो उस समय पर अपने अनाज को बिक्री कर सके, जिससे कि उनको एक लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम, जिसको कि जल्द ही शुरू किया जाएगा और इस तरह की बीमारी से निजात पाया जाएगा। सहयोग परक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा आईसीएमआर प्रयोगशालाओं के माध्यम से संयुक्त सार्वजनिक और निजी चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। औषधि निर्माण में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विकास संभावना एवं रोजगार सृजन, निजी निवेश में बढ़ती भीड़ और वैश्विक खिलाड़ियों को टक्कर देने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश, जो कि लगातार 3 वर्षों में 33% की वृद्धि है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को बढ़ाने के लिए 500 प्रखंडों को शामिल करते हुए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम शुरुआत किया गया है, जो कि 500 प्रखंड को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य उद्देश्य रहेगा स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना को बढ़ावा देना। उसमें सरकारी सेवाओं को बढ़ावा देना। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा।